हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर आरवी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम क्लास 12 की फिजिक्स अपना अब आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने क्लास 12 में कूलम्ब्स लॉ तक और एप्सिलॉन जीरो की बीमा और मात्रक और उसके अंकित मान के बारे में पढ़ा था। आज हम कूलम्ब का रूल भी पढ़ेंगे, बस उसका वेक्टर फॉर्म, यानी कूलम्ब के नियम का वेक्टर स्वरूप, या यूं कहें सदिश स्वरूप। ऐसे या कभी कभी बोर्ड में पूछता है कूलम्ब के नियम की सहायता से न्यूटन के तीसरे नियम की उत्पत्ति कीजिए या तीसरे नियम को सिद्ध कीजिए, है ना। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि कूलम्ब का नियम में पता है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है। मान लेते हैं एक चार्ज Q1 और Q2 है। अब ये 2 पॉइंट चार्ज के बीच में ये इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। इसको हम बोलेंगे फोर्स 1 ड्यू टू 2, फोर्स 1 ड्यू टू 2, और इसके कारण इस चार्ज पर फोर्स रहेगा फोर्स 2 ड्यू टू 1, है ना। इनके बीच में डिस्टेंस है r, मॉड r ले लेते हैं, है ना। इनके बीच में डिस्टेंस है मॉड r, और हम जब इधर से इधर की ओर यानी 1 2 फोर्स ज्ञात करेंगे, 2 से 1 की ओर चलेंगे, 2 से 1 की ओर जब चलेंगे यहाँ पर तो इस तरफ हम आ रहे हैं, तो इधर का डायरेक्शन यानी r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, है ना। इधर से इधर जब आ रहे हैं क्योंकि 1 की दिशा में आ रहे हैं, चूंकि हम 1 की दिशा में आ रहे हैं, है ना। 2 फोर्स 1 पे लगा रहा है तो हम इधर से इधर आ रहे हैं, यानी 1 की दिशा हो गई तो r1 वेक्टर प्लस में होगा और r2 वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसलिए वो माइनस में होगा। परंतु जब इधर से इधर जाएंगे, ये वाला फोर्स जब इस पर लगाएगा तो उसका होगा r2, इधर से इधर r2 की दिशा है तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। बट एक चीज जान लीजिए आप लोग कि r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मॉड इक्वल टू r मॉड। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों न्यूमेरिकल्स वैल्यू आपस में बराबर है, डायरेक्शन अलग अलग है ना। यानी r वेक्टर के मॉड r, इसको r वेक्टर ले लेते हैं। r वेक्टर का जो मॉड है वो इन, या कोई दिक्कत नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका मॉड और इसका मॉड तीनों क्या है? आपस में बराबर। एक बार फिर से समझते हैं। फोर्स 1 ड्यू टू 2 क्या पढ़ेंगे? इसको F12 को पढ़ेंगे। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं F12 आपका है, F12 है फोर्स 1 यानी पहले चार्ज पे फोर्स ड्यू टू 2, है ना। और फोर्स, इसको 2 1 को पढ़ेंगे फोर्स 2 ड्यू टू 1, है ना। इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन का स्थिति सदिश क्या है? F12 के डायरेक्शन का स्थिति सदिश क्या है? r1 माइनस r2 वेक्टर, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब ये बात समझ आया कि नहीं? इसके द्वारा इस पर फोर्स लग रहा है 1 2 वेक्टर और इसके द्वारा इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 2 1 वेक्टर। अब इधर इसकी क्या है डायरेक्शन, यानी इसका स्थिति सदिश है Q2 के द्वारा जब Q1 में फोर्स लगाया गया उसका स्थिति सदिश ये रहा, और Q1 के द्वारा Q2 को जब फोर्स लगाया उसका स्थिति सदिश ये रहा। तो कूलम्ब के नियम अनुसार, कूलम्ब के नियमानुसार कूलम्ब ने क्या बताया था? जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर होता है ना। होता है कि नहीं?
तो यहाँ से इसको देखिए, जब ये अब यहाँ से हम इसको स्लिप कर दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर हम फोर्स 1 2 वेक्टर निकाल रहे हैं, दैट इज कूलम्ब्स लॉ, इसका यूज करेंगे अब इस पर फोर्स ज्ञात करने के लिए। तो F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, मॉड R का स्क्वायर। परंतु जब हम स्थिति सदिश लिखेंगे तो यहाँ पर दिशा तो कुछ है नहीं, मॉड में R है तो कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए एकांक वेक्टर ले लेते हैं। तो इसका एकांक वेक्टर क्या है, ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का एकांक सदिश है ना। अब हम ये जानते हैं एकांक सदिश का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर, पढ़ा होगा एकांक वेक्टर का फॉर्मूला। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, ए वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बटे में मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, है ना। ये एकांक वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला होता है, इसका हमने यूज कर दिया। इस यूनिट वेक्टर यानी ये कैप की जगह, यानी इसके कैप की जगह हम यूज कर रहे हैं आपका ए वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर, तो यानी ये वेक्टर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बटे में इसका मॉड, है ना। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, यहाँ पर देखिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्या है, R ही तो है। हम लिखेंगे F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R क्यूब स्क्वायर था, किसका हो जाएगा R, तो R क्यूब यहाँ बचेगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं, R क्यूब क्यों आया भाई, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर किसके बराबर है, R। तो यही चीज है, तो हम इसको R का जब मॉड में लिखना है इससे अच्छा बाहर लिख देते हैं R का क्यूब, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया फर्स्ट। सेकेंड, ठीक इसी प्रकार F21 लिख लेंगे सेम इसी की तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R क्यूब, और इसका एकांक वेक्टर, इसका वेक्टर क्या है, इसका वेक्टर है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना, दिख रहा है जी जी ठीक है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना। तो यहां से अब आप देख पा रहे हैं कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को देख के हम क्या कह सकते हैं, R2 माइनस R1 है यहाँ पर R1 माइनस R2 है। तो ध्यान दीजिए यहीं पे मैं देख रहा हूँ, यहीं पे कर दे रहा हूँ छोटा सा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बराबर तभी हो सकते हैं जब माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करेंगे, है ना। ये तभी तो बराबर हो सकते हैं, देखो माइनस का गुणा करो, ये हो जाएगा माइनस R2 यहाँ पर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं अर्थात कहाँ लिख दें, यहीं पे लिख दें, इसको स्लिप कर दे रहे हैं या यहीं पे छोटे में लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, अर्थात F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। यही न्यूटन का तीसरा नियम है, यही न्यूटन का तीसरा नियम है, समझ आई बात। तो दो फोर्स कार्यरत हैं, सॉरी हाँ, दो फोर्स कार्यरत है, 1 पर 2 के कारण और 2 पर 1 के कारण। इनका जब 2 से 1 पे फोर्स लग रहा था तो इसका वेक्टर ये था
जब 1 से 2 पे फोर्स लग रहा था इसका वेक्टर ये था। फिर इन दोनों को हमने इसका माड जो है आपस में बराबर थे। आंकिक मान क्या था, बराबर था। कूलाम के नियम के अनुसार फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर इस नियम को अप्लाई करके यहाँ पर हमने F 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में मॉड R स्क्वायर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका कैप ले लिया, यानी एकांक वेक्टर होता है एक है बराबर ए वेक्टर मॉड ए। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। फिर हमने देखा कि ये चीज और ये चीज दोनों आपस में बराबर है, तो R क्यूब हो गया। इसी तरह हमने F21 लिखा और फिर हमें पता चला कि जो कूलाम्स रूल है वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है ना। समझ आया बच्चों? स्लिप करें, स्लिप कर दे रहे हैं जल्दी से। एक थ्योरम और पढ़ते हैं, देन उसके बाद 4-5 ठो न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग, परंतु इसके अगले वाले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि जब एक चार्ज पर, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है, चार्ज मान लेते Q1, इस चार्ज पर बहुत सारे चार्ज, मान लीजिए इसके आसपास एक चार्ज यहाँ पर है Q2 Q3 Q4 Qn तक, यानी इस चार्ज के कारण, इस चार्ज पर इन सभी चार्ज के द्वारा एक फोर्स लग रहा है, इस पर भी फोर्स लग रहा है ना। ये इसका स्थिति सदिश होगा F यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 से 1 की ओर चल रहे हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसका स्थिति सदिश होगा Q3 से यहाँ से, तो यहाँ पर चलेंगे R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, और इसका स्थिति सदिश होगा R4 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसका स्थिति सदिश होगा R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। यहाँ पर लिखना चाहिए था R1 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर, ठीक है। और इसका फोर्स क्या होगा? इसके कारण इसका फोर्स लगा है F12 वेक्टर, और इसके कारण लग रहा है F13 वेक्टर, और इसके कारण लग रहा है F1n वेक्टर, और इसके कारण लग रहा है F14 वेक्टर, है ना। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि जब कई सारे चार्ज की वजह से किसी एक चार्ज पर फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स जो होता है सभी चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर योग के बराबर होता है। ये चीज सुपरपोजिशन थ्योरम यही कहता है कि जब कई सारे आवेश के कारण, यानी बहुल आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगाया गया जो बल होता है वो सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के वेक्टर योग के बराबर होता है ना। तो एक 2 लाइन और कर लेते हैं इसमें, उसके बाद न्यूमेरिकल की बारी आएगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो F वेक्टर, इसका क्या फॉर्मूला? तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर क्या है? जो एकांक वेक्टर है ये होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, है ना। इसका यह मॉड लिख देते हैं, मॉड R क्यूब एकांक वेक्टर, इसके बाद लिख देते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर प्लस F13 फोर्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इसका फोर्स था F13, इसका यहीं पे लिख दे रहा हूँ, F13 वेक्टर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q3 बटे में R क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, है ना। अब R14 वेक्टर निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R क्यूब, ये हो जाएगा इसका वेक्टर, यहाँ पर R4 होगा,
R1 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर, है ना। ऐसे n वाला भी होगा, इसी प्रकार n वाला भी होगा, दिख रहा है कि नहीं। इसी प्रकार यहां पे लिख दे रहा हूं n वाला F1n वेक्टर होगा 1/4πε0 Q1 Qn बटे में R क्यूब, इसका वेक्टर क्या है R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो क्या कहेगा, तब इसका इसका इन सभी का योग, ये आपका यहां पे मैं लिख दे रहा हूं F12 वेक्टर का, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R क्यूब, और इसका स्थिति सदिश क्या होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, है ना। सबका दिख रहा है कि नहीं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि F वेक्टर यानी सबका सम होगा, तो सब में हम देख पा रहे हैं कि 1/4πε0 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 कॉमन है, 1/4πε0 क्या बचेगा 1/4πε0 जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या है Q1 Q2 यहां पर बचा, इसके बीच में चार्ज क्या है या Q1 1/4πε0 Q1 कॉमन है, Q1 बाई 1/4πε0 तो बचा क्या, और एक चीज मैं और लिख देता हूं 1/R क्यूब, ये कॉमन है Q1 बाई Q1 सब में होगा, ये चार्ज देखो सब में है Q1 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 सब में है, और R क्यूब भी सब में है, तो 1/R क्यूब है ना, Q1 इंटू 1/R क्यूब, बचा क्या यहां बचा Q3 बटे में वेक्टर क्या होगा इसका वेक्टर होगा आपका Q3, फिर वेक्टर लिखेंगे Q3 वेक्टर क्या है इसका R1 वेक्टर माइनस Q2, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर प्लस Q3 R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर प्लस Q4 R1 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर डॉट 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 प्लस Qn R1 वेक्टर माइनस Qn वेक्टर, ठीक है। दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम। ये कब याद करेंगे, इसका कहने का तात्पर्य था कि जब कई सारे चार्ज के कारण किसी एक चार्ज पर फोर्स लगाया जाता है, तो ये जो फोर्स होता है वो सभी चार्ज द्वारा लगाए गए फोर्सों के वेक्टर योग के बराबर होता है, यानी अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है, सभी के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसको अलग अलग निकाल के फिर उसको ऐड कर देते हैं है ना। 1/4πε0 और Q1 सब में कॉमन था, हमने इसको निकाल लिया, और R क्यूब भी सब में है, ये वेक्टर जो बचा था इसको लिख दिया इसी हिसाब से, है ना। तो इस प्रकार से सुपरपोजिशन थ्योरम का हम यूज करते हैं, और ये बड़ा काम का है। इसके द्वारा कई सारे जब आवेश जब बिखरे होते हैं किसी एक चार्ज पर, कई सारे आवेश जब बल लगाते रहते हैं, तो उसकी वजह से एक चीज और ध्यान दे लो, इस चार्ज के कारण इस पर जो बल लग रहा था और इसके द्वारा जो इस पर बल लग रहा था, इसके द्वारा इसका बल बेकार मतलब छीड़ नहीं हुआ है, और ये इस पे जो बल रहा है वो वही रहेगा, और इस पर ये जो बल लगा रहा है वो वही रहेगा, लेकिन इसके द्वारा जो इस पर बल लगा रहा है इसके और इसके सबका वो बीजगणितीय योग के बराबर होगा, सबका वेक्टर सम बोल सकते हैं, वेक्टर सम के योग के बराबर होगा। तो हमने सबका अलग अलग निकाल लिया, फिर उसके बाद 1/4πε0 कॉमन Q बाई, और ये बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख दिया। इस प्रकार से सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके अब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल तो लग ही जाएगा केवल 4 बेसिस पे। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ, ε0 क्या है, उसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, वो चार्ज का क्वांटमीकरण पढ़ा हमने, ठीक है। अब उसके बाद विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का कंपेयर भी पढ़ा। आज हमने पढ़ा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन थ्योरम। अब अगला लेक्चर है हमारा न्यूमेरिकल पर। अब न्यूमेरिकल 4-5 लगाएंगे तभी कुछ आगे
पढ़ेंगे। तब तक आर्मी फिजिक्स क्लासेस में आप देखते रहिए, इसको समझते रहिए।